आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार साउथ चाइना सी में दागी एयरक्राफ्ट मिसाइल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले सरकारी विभाग की तरह ही चलाए जाते थे हथियारों के कारखाने, अब टूट रही बेड़ियां। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इस साल जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, इन बैंकों में मिल रहा 7% से ज़्यादा ब्याज और कई फायदे। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, नहीं मिला पीएम किसान निधि का पैसा तो यहाँ करे शिकायत, तुरंत मिलेगी मदद। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। रिया चक्रवर्ती को क्यों आया था आत्महत्या का ख्याल, बोली कोई गोली ही मार दे। इसी के साथ अगली खबर, यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन को लेकर सीएम योगी ने जिला अधिकारियों को दिया आदेश। साथ पहली बड़ी खबर, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार साउथ चाइना सी में दागी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। चीन ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में अपनी विमान वाहक पोत रोधी मिसाइल दागी है। अमेरिका टोही विमानों की निगरानी के बीच विवादित क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास के तहत ये मिसाइल दागी गई है। चीन दक्षिणी और पूर्वी चीन सागरों में क्षेत्रीय विवादों में लिप्त है। उसने पिछले कुछ सालों में अपने मानव निर्मित द्वीपों पर सैन्य शक्ति बढ़ाने में भी प्रगति की है और इसे वह अपनी रक्षा का अधिकार कहता है। बीजिंग पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है, लेकिन वियतनाम, मलेशिया और फिलीपीन, ब्रुनेई और ताइवान इसके विपरीत दावे करते हैं। पूर्वी चीन सागर में चीन का क्षेत्रीय विवाद जापान के साथ है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर खनिज तेल और अन्य प्राकृतिक साधनों से संपन्न कहे जाते हैं। चीन ने बुधवार सुबह दक्षिण चीन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल समेत 2 मिसाइलें दागी। एक दिन पहले ही अमेरिका का टू जासूसी विमान चीन के उत्तरी तटीय क्षेत्र में बेहाई सागर में उसके नौसैनिक अभ्यास के दौरान उड़ान निषिद्ध क्षेत्र में घुसा था। हांगकांग के साथ साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट समाचार ने बृहस्पतिवार को चीनी सेना के अज्ञात करीबी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि DF-26B और DF-21D विमानवाहक पोतरोधी मिसाइलों को बुधवार को दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान और पर्सनल द्वीप समूहों के बीच वाले इलाके में दागा गया है। विश्व के सबसे व्यस्ततम व्यापार मार्ग में से एक दक्षिणी चीन सागर पर नियंत्रण को लेकर बढ़ते विवाद बीजिंग के वाशिंगटन और उसके दक्षिणी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते में लगातार कड़वाहट पैदा कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने विवादित क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्से पर संप्रभुता के बीजिंग के दावों को इस साल खारिज कर दिया था। DF-26 दोहरी क्षमता वाली मिसाइल है जो इंटरमीडिएटरी रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि के तहत प्रतिबंधित है। इस संधि पर अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत संघ ने शीत युद्ध के समापन के बाद दस्तखत किए थे। खबर के अनुसार पिछले साल अमेरिका संधि से हट गया था और उसने चीन द्वारा ऐसे हथियारों की तैनाती का हवाला दिया। DF-21 की क्षमता करीब 1800 किलोमीटर तक प्रहार करने की है। सरकारी मीडिया इसे इस श्रृंखला की सबसे आधुनिक मिसाइल बताता है। इसका निशाना असामान्य रूप से सटीक होता है और इसे सैन्य विशेषज्ञ कैरियर किलर कहते हैं, जिसका मानना है कि इसे उन अमेरिकी विमानों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है जो चीन के साथ संभावित संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। बीजिंग ने पिछले 2 दशक में मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, परमाणु पनडुब्बियों और अन्य हथियारों को विकसित करने की दिशा में काफ़ी निवेश किया है, ताकि वह अपनी सीमाओं से परे भी अपनी सेना को विस्तृत कर सके। इसी के साथ अगली खबर, पीएम मोदी बोले सरकारी विभागों की तरह ही चलाए जाते थे हथियारों के कारखाने, अब टूट रही बेड़ियां।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बीते हुए कुछ सालों से हमारी कोशिश है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेड़ियों को तोड़ा जाए। इस दौरान भारत में रक्षा उत्पादन से जुड़े स्टेक होल्डर्स भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में हमारा प्रयास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है। हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज यहाँ हो रहे मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उसे आत्मनिर्भरता से के हमारे प्रयास को गति मिलेगी। पीएम ने कहा कि दशकों से आयुध कारखानों को सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही वहां काम करने वाले मेहनती, अनुभवी और कुशल श्रमिक वर्ग का भी बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। ये निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिटमेंट सिर्फ बातचीत या कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, सीडीएस के गठन के बाद सेना के तीनों अंगों में समन्वय बेहतर हुआ है। इससे डिफेंस उपकरणों की खरीद को स्केल अप करने में मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ऑर्डर्स का साइज भी बढ़ने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में 101 डिफेंस आइटम को पूरी तरह से घरेलू खरीद के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। इस लिस्ट को और व्यापक बनाया जाएगा, इसमें और आइटम जोड़ते जाएंगे। उन्होंने कहा, आधुनिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन जरूरी है। जो उपकरण आज बन रहे हैं उनका नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने का काम करने की ज़रूरत है। इससे लिए DRDO के अलावा निजी क्षेत्र और एकेडमिक इंस्टीट्यूट में भी काम किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। एक कांग्रेस के एंटोनी थे संसद में खड़े होकर बोल गए, पैसा नहीं हथियार कहाँ से खरीदें। जरा 6 साल का भारत का हथियार खरीद और निर्माण देख लो, होश उड़ जाएंगे। इसी के साथ अगली खबर, इस साल जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 41वीं जीएसटी परिषद की बैठक को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से इस साल जीएसटी कलेक्शन काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जीएसटी कलेक्शन कानून के मुताबिक राज्यों को क्षतिपूर्ति दिए जाने की ज़रूरत है। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में कमी को भारत के एकीकृत फंड से नहीं पूरा किया जा सकता। और पांडे ने कहा कि जुलाई 2017 से जून 2022 के ट्रांजैक्शन पीरियड के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है। पांडे ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी की आशंका है। दरअसल मुआवजे के रूप में ज़रूरत 3 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन शेष से होने वाली कमाई 65,000 करोड़ संभावित है। इसलिए यह राशि 2.35 लाख करोड़ है। इसमें से केवल 97,000 करोड़ रुपए की कमी का कारण जीएसटी क्रियान्वयन है। शेष कमी का कारण महामारी है। उन्होंने कहा कि राज्यों को मुआवजा राशि की भरपाई
के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। केंद्र खुद उधार लेकर राज्य को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए। इस पर राज्य 7 दिन के भीतर अपनी राय देंगे। जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था असाधारण परिस्थिति का सामना कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संकुचन हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की 5 घंटे तक चली बैठक के दौरान राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के 2 विकल्पों पर चर्चा हुई है। सीतारमण ने कहा कि हम जल्द ही एक और जीएसटी बैठक कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव ने कहा कि अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान कुल जीएसटी मुआवजा 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा, क्योंकि अप्रैल और मई में जीएसटी संग्रह नहीं हो पाया था। वित्त सचिव ने कहा, एक बार जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा व्यवस्था पर सहमति हो जाने के बाद हम बकाया राशि को तेजी से निपटा सकते हैं और आगे की वित्तीय वर्ष का भी ध्यान रख सकते हैं। बैठक में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2017 में जब जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया था तो 5 सालों के लिए ट्रांजैक्शन पीरियड को घोषणा की गई थी कि यह वक्त जून 2022 तक के है। वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव ने कहा कि वार्षिक जीएसटी मुआवजे की जरूरत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है और उपकरण संग्रह लगभग 65,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। यह बैठक पहले जुलाई में ही होने वाली थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में जून में जीएसटी की बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी कि कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर किए गए देशव्यापी लॉकडाउन और उससे देश भर में आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के चलते जीएसटी संग्रह में भारी कमी आई है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को 7 गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने पिछले 4 महीनों से राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। उनका कहना था कि इससे आज स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को कटघरे में लेते हुए कहा कि जीएसटी पर राज्य को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं है। गौरतलब है कि जीएसटी कानून के अंतर्गत जीएसटी लागू होने के 5 साल तक राज्यों को किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूरा जीएसटी मुआवजा नहीं देने से गैर भाजपा सरकार काफ़ी परेशान है और वे लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। साथ अगली बड़ी खबर, इन बैंकों में मिल रहा 7% से ज़्यादा ब्याज और कई फायदे। फिक्स डिपॉजिट एक बेहतरीन सेविंग ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपॉजिट रेगुलर इनकम का जरिया है, लेकिन सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। आपको बता दें कि अगर आप सेविंग को 5 साल या उससे ज़्यादा के समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इससे आपको 7% से ज़्यादा ब्याज का फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आपको टैक्स सेविंग एफडी में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल सकती है। बता दें कि ज़्यादातर बड़े बैंकों में 5 साल टैक्स सेविंग एफडी पर सालाना 5.3% से लेकर 5.5% के बीच ब्याज दे रहे हैं। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को 50 बेसिक पॉइंट BPS का अतिरिक्त ब्याज मिलता है, लेकिन आप बड़े बैंकों की जगह छोटे बैंकों में निवेश करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। RBL बैंक की टैक्स सेविंग एफडी में वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% ब्याज मिल रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में टैक्स सेविंग एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7% का ब्याज मिलता है। IDFC फर्स्ट बैंक टैक्स सेविंग एफडी में वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% ब्याज मिलता है। यस बैंक में
टैक्स सेविंग एफडी पर सीनियर सिटीजन को 7.25% ब्याज मिलता है। इंडू सिंधी बैंक में टैक्स सेविंग एफडी पर सीनियर सिटीजन को 7.25% ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि DICGC भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक की अनकनेक्टेड बैंक फेलियर डिपॉजिट होने की स्थिति में डिपॉजिटर को अथॉरिटी और पेमेंट किया जाता है। इसी के साथ अगली खबर, PM किसान सम्मान निधि योजना नहीं मिला, PM किसान निधि का पैसा तो यहाँ करे शिकायत, तुरंत मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने किसान सम्मान निधि का पैसा करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया है। सरकार ने PM किसान सम्मान निधि की छठी किस्त के लिए 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस योजना के तहत दर्ज किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि पहुंचने की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के माध्यम से सरकार का मकसद उन किसानों तक मदद पहुंचाना है जिनके पास कम ज़मीन है। इस योजना का लाभ 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन वाले किसान उठा सकते हैं। इस योजना के तहत चुने जाने वाले किसानों को 5 वर्ष तक सालाना 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और आपके खाते में यह पैसा नहीं पहुंचे हैं तो आप PM किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन नंबर 155261 PM किसान हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही आप टोल फ्री नंबर 1800-115526 पर या फिर 011-233-81092 पर संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, अपनी शिकायत आप ईमेल ID pmkisan.ict@gov.in पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर, रिया चक्रवर्ती को भी आया था आत्महत्या का ख्याल, बोली कोई गोली ही मार दे। क्योंकि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जब से CBI को सौंपी गई है तब से हर रोज़ इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस के मुख्य आरोपी मानी जा रही हैं रिया चक्रवर्ती ने करीब 2 महीने बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने और सुशांत के बीच के रिलेशन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने उस दिन की भी बताई जब वो सुशांत के घर से चली गई थी। रिया ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें भी आत्महत्या करने का ख्याल आया था। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। इन्हीं आरोपों से परेशान होकर मुझे आत्महत्या का ख्याल आया था। लोगों ने मुझे तोड़ने की पूरी साजिश की है। पहले मेरी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर मुझे तोड़ने की, अब मेरे हौसले को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि इस लड़की को ऐसा कर दो कि ये अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पाए। रिया ने कहा कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने मनगढ़ंत कहानी बता दी। उसने 4 साल सुशांत से बात तक नहीं की और आज वो सामने आ रही हैं। आरोपों से तंग आकर मुझे और मेरे परिवार के लोगों को आत्महत्या का ख्याल आया। सोचते थे कि कुछ नहीं हो तो कोई गोली ही मार दे। रिया ने कहा कि पैसों के हेर फेर के बाद ड्रग डीलर जैसी बातों में मुझे हैरानी में डाल दिया है। कभी मुझे मर्डरर कहा जाता है, हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कहे जा रहा है। सुशांत की मौत का मजाक बना दिया गया है, उसे कोई उसके काम की वजह से याद नहीं कर रहा है। रिया ने कहा कि मुझे तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता है कि ये मेरी लाइफ है। तथ्यों से दूर एक सच ये भी है कि सुशांत आज यहाँ नहीं है और वो सबको सच नहीं बता सकता।
मेरे सपने तो अब कोसों दूर हैं। मैं गहरी सांस लेना चाहती हूँ जहाँ 4-5 एजेंसी मेरे पीछे ना पड़ी हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल दिन देखना चाहती हूँ जहाँ मैं सुबह उठकर बस अपने परिवार के साथ नाश्ता कर सकूँ और मेरे परिवार में किसी को एंजाइटी अटैक ना हो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन को लेकर सीएम योगी ने जिला अधिकारियों को दिए आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को ही रहेगी। राज्य में प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इन कार्यों से जहां कोरोना की चैन को तोड़ने में मदद मिल रही है, वहीं संचारी रोगों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। उन्होंने जिला अधिकारियों को बाजारों को साप्ताहिक बंदी सख्त से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को कोविड-19 अनलॉक स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 50,80,000 से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट के चैन को तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर तथा सहारनपुर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जिलों की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित सभी मेडिकल उपकरण की क्रियाशील रहने चाहिए। ऑक्सीजन पर 48 घंटे का बैकअप भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। सीएम ने कहा कि कोविड मरीजों में HFNC हाई फ्लो नेजल कैन्यूला का अच्छा रिस्पांस देखने में आया है। इसके मद्देनज़र इस उपचार विधि को भी क्रियाशील रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा बाढ़ प्रभावित जनता के लिए सभी प्रकार की मदद की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्रभावित ढंग से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित लोगों को मकान के क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा अविलंब उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को खाद की व्यवस्था में कोई असुविधा न होने पाए, इसके लिए खाद की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ खाद की सुगम आपूर्ति के लिए सभी प्रबंधन किए जाएं। इसी के साथ यह समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के न्यूज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि यह न्यूज़ आपको कैसा लगा।